भोपाल गैस कांड एक विनाशकारी रात की विस्तृत कहानी। साल 1944, दिसंबर का महीना और कड़ाके की सर्दी। 2 तारीख की वो रात याद करते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है भोपाल गैस कांड की। उस रात किसी की पत्नी नहीं रही, किसी का पति नहीं रहा, किसी के बच्चे नहीं रहे और कई परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गए। फैक्ट्रियों में हादसे होते रहते हैं, लेकिन 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मौजूद एक फैक्ट्री से जो गैस लीक हुई वह कोई आम हादसा नहीं था। उस रात सोते हुए लोग हमेशा के लिए सोते रह गए। भोपाल गैस कांड को विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा माना जाता है, क्योंकि आम हादसों को लोग कुछ सालों में भूल जाते हैं, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लाखों लोग आज भी 38 साल बाद मीडिया में अपना दुख व्यक्त करते वक्त यही कहते हैं कि काश हम भी उस रात वहीं मर जाते। इस कहानी में हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार था और यह हादसा कैसे और क्यों हुआ था, बल्कि हम यह भी जानेंगे कि हादसे के बाद मुआवजा देते वक्त एक जान की कीमत सिर्फ 12,400 रुपये कैसे लगाई गई और कैसे उस फैक्ट्री का मालिक चालाकी से भारत छोड़कर भाग गया। अगर कोई इसमें छुपे काम को देखे तो पता चलता है कि राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम छुप छुप कर किया गया। फैक्ट्री की स्थापना और हादसे का आरंभ यह है। जो यूसीआईएल की केमिकल फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इसे साल 1959 में एक कीटनाशक बनाने के लिए भोपाल में स्थापित किया गया था। इतने बड़े गैस हादसे के लिए पूरी फैक्ट्री का यह वाला हिस्सा जिम्मेदार था, क्योंकि इस हिस्से में 3 बड़े बड़े भूमिगत स्टोरेज टैंक थे, जिनमें मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक घातक रसायन था जो लीक हुआ। सच्चाई ये है कि 1959 में फैक्ट्री बनने के 10 साल बाद तक यहाँ ये टैंक और MIC का स्टोरेज नहीं था। शुरू के 10 सालों में कंपनी इस केमिकल को इंपोर्ट करती थी, लेकिन 1969 में सरकार ने यूसीआईएल फैक्ट्री वालों को यह खतरनाक MIC प्रोडक्शन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमेशा ये जानलेवा MIC स्टोर रहता था, जो बाद में इतनी बड़ी समस्या बनी। हादसे का दिन 2 दिसंबर 1986 की रात 9 बजे। वर्कर्स फैक्ट्री के एक रूटीन मेंटेनेंस कर रहे थे। असल में यह एक केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट थी जो इन MIC स्टोरेज टैंकों के पास ही थी। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप्स क्लॉग्ड थे, तो उन्हें पानी मारकर साफ किया जा रहा था। अगर MIC स्टोरेज टैंकों में पानी नहीं जाता तो भोपाल गैस त्रासदी कभी होती ही नहीं। उस रात गलती से MIC और पानी का जो मिश्रण हुआ, उससे एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन हुआ जो आज भी भोपाल में प्रभावित इलाकों में विकलांग बच्चों के जन्म का कारण है। सुरक्षा उपायों की कमी, केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट और MIC स्टोरेज टैंकों को जंपर लाइन से जोड़ दिया गया था, जो एक पाइप शॉर्टकट था ताकि वर्कर्स इंटरचेंजेबली काम कर सकें। लेकिन इस जंपर लाइन ने MIC स्टोरेज टैंक को बाकी फैक्ट्री से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, जिससे पानी टैंक में चला गया। अगर इस जगह पर सुरक्षा डिवाइस स्लिप ब्लाइंड लगाया गया होता तो पानी टैंक में नहीं जाता, लेकिन यूसीआईएल कंपनी ने यह डिवाइस नहीं लगाया था। दुर्घटना की घटनाएं उस रात हुआ यह कि भोपाल में स्थित इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के MIC स्टोरेज एरिया में 3 टैंक थे, E610, E611 और E619। E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था, लेकिन E610 और E611 में 36% तक लिक्विड MIC भरा हुआ था, जबकि सुरक्षा मानकों के अनुसार इन्हें सिर्फ 50% क्षमता तक ही भरा जाना चाहिए था। रात 9:30 बजे के करीब जब केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में सफाई चल रही थी, तब पानी गलती से E610 टैंक में चला गया और अगले कुछ घंटों में इस टैंक के अंदर करीब 500 लीटर पानी चला गया। गैस का लीक होना और प्रभाव रात 12:30 बजे के करीब जब वर्कर्स की आंखें जलने लगीं तो उन्होंने कंट्रोल रूम में फोन किया, लेकिन फैक्ट्री में मेंटेनेंस की कमी के कारण प्रेशर वाल्व से कुछ भी पता लगाना मुमकिन नहीं था। अगले कुछ मिनटों में इस टैंक के अंदर इस रिएक्शन के कारण टैंक का तापमान और दबाव तेजी से बढ़ने लगा। गैस जिस समय लीक हुई उस समय हवा का रुख भी भोपाल शहर की तरफ ही था। उस दिन हवा अगर किसी और दिशा में चल रही होती तो न जाने कितनी जानें बच जाती। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश नगर था। जयप्रकाश नगर एक स्लम एरिया था और फैक्ट्री वाले यहीं से लेबर्स और वर्कर्स को हायर कर लेते थे। पास में होने के कारण सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं दोनों इलाकों में हुई। गैस जब लीक हुई तो सर्दियों के दिन थे, तो जो लोग रजाई में मुंह ढककर सो रहे थे उन पर काफी कम असर हुआ। जो लोग खुले में सो रहे थे उनकी आंखें जलने लगीं, दम घुटने लगा और उल्टी आने लगी। उस रात सिर्फ इंसान ही नहीं
बल्कि 2000 से ज्यादा जानवरों की भी तुरंत मौत हो गई थी। अस्पतालों की स्थिति मदद के लिए लोग जब भागने लगे तो सबसे पास ये 2 अस्पताल थे, हमीदिया अस्पताल और जयप्रकाश नगर मेडिकल कॉलेज। रात के 3 बजे तक इन दोनों अस्पतालों में 5000 से ज्यादा लोग रिपोर्ट कर चुके थे, पर डॉक्टरों को भी तो यह पहले से नहीं पता था कि यह गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है और इसका इलाज कैसे किया जाए। अगली सुबह तक लोग अस्पतालों में बेशुमार हो चुके थे। जब इमरजेंसी के लिए अस्पताल पहुंचे तो खुद डॉक्टरों की आंखें लाल थीं और गले बंद हो रहे थे। सरकारी और यूनियन कार्बाइड का समझौता 1984 की इस घटना के लिए कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार नहीं था। हादसे के तुरंत बाद कंपनी ने इमरजेंसी सायरन तो बजाया था, लेकिन मैनेजमेंट ने तुरंत ही इसे बंद करवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर यह सायरन नहीं बंद किया गया तो जो वर्कर्स इमरजेंसी में काम कर रहे थे वे काम छोड़कर भाग जाएंगे। 1944 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद लगभग 4 लाख लोग भोपाल शहर छोड़कर पलायन कर गए थे। मुआवजा और न्याय जब यह हादसा हुआ तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। एंडरसन, जो इस पूरे मामले के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, तभी का तभी भारत से भाग गया था। उस समय राजीव गांधी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नरसिंह राव थे। वे भी आंतरिक राजनीति और दबाव से निपटने में लगे हुए थे। सबसे पहले तो भोपाल कांड की जांच की गई और साथ ही भारतीय सरकार के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। 1979 में 5 सालों की जांच और इन्वेस्टिगेशन के बाद भारतीय सरकार और यूसीआईएल के बीच $470 मिलियन का सेटलमेंट हुआ। इस $470 मिलियन की वैल्यू लगभग 17,500 करोड़ रुपए थी। मुआवजे का वितरण $470 मिलियन की सेटलमेंट डील 1979 में होने के बाद भी पिछले 19 सालों में सिर्फ 87,000 विक्टिम्स को ही मुआवजा मिल पाया है और 5 लाख से ज्यादा विक्टिम्स अभी भी सरकारी औपचारिकताओं के कारण पैसों का इंतजार कर रहे हैं। 2023 तक भोपाल गैस विक्टिम्स को $470 मिलियन सेटलमेंट के बदले में किसी तरह की मदद मिली ही नहीं। भारतीय सरकार ने भी इस मामले में यूसीआईएल पर करोड़ों रुपयों के जुर्माने की मांग की थी, लेकिन खुद एक न्यायिक कमेटी ने रिपोर्ट दी कि यूसीआईएल का भारत की सरकार में कोई सही डायरेक्ट शेयर नहीं था। इसका असर यह हुआ कि अब किसी पर भी डायरेक्ट जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। न्याय की प्रतीक्षा 1984 की इस पूरी त्रासदी के बाद एंडरसन पर केस तो चलाया गया, लेकिन वह हमेशा भारत की न्यायपालिका से दूर ही रहा। उसने 2014 में अमेरिका में अंतिम सांस ली और उस समय तक इस मामले में न्याय की कोई किरण नजर नहीं आई। और आज भी भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित हजारों लोग मुआवजे और न्याय की प्रतीक्षा में हैं। इस त्रासदी ने यह दिखाया कि किस प्रकार एक लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और समय पर उचित कदम न उठाने से लाखों जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। यह हादसा आज भी एक सबक के रूप में याद किया जाता है, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके।